बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि और पशुपालन से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहते हैं जो कि इन दोनों ही विषय पर, जो हम कार्यक्रम में दो विषय लेकर आते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा करते हैं और साथ ही आपके सवालों के भी लाइव जवाब दिए जाते हैं। तो आज हेलो किसान का विषय क्या है, सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है गर्मियों में पशुओं का प्रबंधन और साथ ही हम बात करेंगे शूकर पालन पर भी। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 8800520717 यानी 8800520717। और आप हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी तरीके से हमें संपर्क करना चाहते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर आप हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। और यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि सभी माध्यम, चाहे आप हमें कॉल करें, ईमेल करें या व्हाट्सएप करें, सभी हम लाइव जैसे ही आप हमें भेजेंगे साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कुछ बुनियादी बातों का भी हमारे दर्शक यहाँ पर ध्यान रखें। जब आप हमें फ़ोन करें यानी कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर पर तो आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से हमें सवाल करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ताकि आपके सवालों को हम ठीक से समझ सकें। किसी तरह की समस्या आपके सवाल को ठीक तरीके से समझने में ना हो, ताकि उसी के अनुसार ही उचित जवाब भी आप तक पहुँचाया जा सके। जब आप हमें ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप पर हमें टेक्स्ट करें तो उस वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि अपनी बात को स्पष्ट कहें, कम शब्दों में ज़्यादा बातों को समेटने का प्रयास करें, अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम भी ज़रूर मेंशन करें। तो हमें पूरी आशा है कि हमारे दर्शक जब हमें कॉल करेंगे तो टेलीविज़न को उस वक्त म्यूट रखेंगे ताकि आपके सवालों को हम ठीक से समझ सकें और किसी तरह का व्यवधान बीच में ना पड़े। और हमारे दर्शक इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखेंगे। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं हमारे आज के जो दो विशेषज्ञ हैं, दोनों विषयों से जुड़े हुए, जिनसे हम सीधा बात करेंगे आपके सवालों के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रियाज जी हैं सर स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग दिल्ली में। और आज का जो हमारा पहला विषय है यानी गर्मियों में पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए, उनका आवास कैसा हो, आहार कैसा हो, किस तरीके से वो उनकी उत्पादकता बनी रहे गर्मियों के मौसम में भी, इस पर हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। और इनसे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं उनका भी स्वागत है। हमारे दूसरे मेहमान जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं। डॉक्टर सुनील, स्वागत है आपका हेलो किसान में। और आप वैज्ञानिक हैं केंद्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम से। हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगले 1 घंटे तक उपस्थित रहेंगे, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे और साथ ही उनकी जो भी आशंकाएं हैं, सवाल हैं, उनका भी लाइव जवाब देंगे। और चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। दोनों विषयों के बारे में हमने आपको बता दिया, दोनों विशेषज्ञों से हमने आपकी मुलाकात करवा दी। और जो हमारा पहला विषय है यानी गर्मियों के मौसम में कैसा हो पशुओं का प्रबंधन। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी बहुत सारे क्षेत्रों में हीट वेव्स चल रही हैं, यानी काफ़ी गर्मी है और इसी के साथ ही हमारे पशुओं पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आप बदलते मौसम के साथ, गर्मियों के साथ उनके आहार, उनके आवास और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित ही है कि उनकी उत्पादकता घटेगी और इसका आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। ऐसा ना हो इसीलिए इस विषय को हम लेकर आए हैं। तो सर सबसे पहले आज का विषय जो है गर्मियों में पशुओं का प्रबंधन, इस पर ही हम बात करते हैं। कितना महत्वपूर्ण रहता है?
देखिए, अभी पूरे भारतवर्ष में इस समय गर्मी का बहुत प्रकोप हो रहा है। बिल्कुल। और वातावरण में टेम्परेचर करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ऊपर जा रहा है। जी जी। और गर्म हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे मौसम में जिस प्रकार बदलते हुए मौसम में या किसी भी तीव्र मौसम की अवस्था में जिस प्रकार हम अपने रहन सहन और खाने पीने में कुछ बदलाव करते हैं, इसी तरीके से हमें अपने जो पशु हैं उसको भी स्वस्थ रखने के लिए उनके रहन सहन और कुछ खाने पीने में हमें कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है जी। जिन बदलावों को करके हम पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, जैसे अभी बहुत अधिक गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण पशु कई बार हीट स्ट्रोक में आ जाते हैं और उसकी वजह से पशु तनाव में आ जाते हैं और तनाव की वजह से वो चारा खाना कम कर देंगे और फिर दूध का उत्पादन भी उसमें घट जाता है। जी जी। तो ये एक पहलू है। और दूसरा ये कि अब जैसे कि बरसात भी आने वाली है कुछ दिन के बाद में, तो बरसात की वजह से इस मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जी जी। तो ये गर्म और ह्यूमिड जो मौसम होता है, ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, मक्खी, मच्छर, इन सब पनपने के लिए उनके पनपने के लिए बहुत अधिक फेवरेबल वातावरण होता है। और बहुत अधिक ये सब जो वेक्टर्स हैं, इनके होने की वजह से इस मौसम में बीमारी होने के चांसेस भी बहुत अधिक रहते हैं। बिल्कुल, तो पशु में भी बीमारी हो सकती है। और जैसा कि अभी तो क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र है वहाँ पर हीट वेव चल रही है, गर्म हवाएं, लू जैसी स्थिति चल रही है, लेकिन आने वाले समय में, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि जून में मॉनसून हिट कर जाता है केरल में और उसी के साथ ही वो आगे प्रोसीड होता है, तो उसके साथ साथ जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ता है आर्द्रता बढ़ती जाती है, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। तो उसकी तैयारी के लिए भी आपको अभी से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर आपके सवालों को लेंगे। गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। इस तपती गर्मी से हम इंसानों के साथ साथ पशु भी त्रस्त हैं। ऐसे में हमें गर्मी से अपने पशुधन को बचाना होगा। इससे हमारे पशु सेहतमंद तो रहेंगे ही, साथ ही आपको भी मुनाफा होगा। सीधे तेज धूप और लू से पशुओं को बचाने के लिए पशुशाला के गेट पर खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाएं। पशुशाला की छत इस तरह की बनाएं जो गर्मी को रोक सके। इसके लिए एस्बेस्टस सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल दें। ये परत गर्मी को रोकने का काम करती है, जिस कारण पशुशाला के अंदर का तापमान कम बना रहता है। गर्मियों में पशुओं को छायादार जगह पर बांधें। गर्मियों में पशु के आहार प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्मी में दूध उत्पादन और पशु की शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए पशु आहार काफी अहम होता है। गर्मी में पशुओं को हरे चारे की ज्यादा मात्रा दें। इसके 2 फायदे हैं। पहला, पशु ज्यादा चाव से स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा खाकर अपना पेट भर लेता है। दूसरा, हरे चारे में 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो समय समय पर पानी की पूर्ति करता है। गर्मी के मौसम में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास ज्यादा, इसलिए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं के शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक और आटा मिलाकर पानी पिलाएं। पीने के लिए ठंडा पानी दें। पीने के पानी को छाया में रखें, जिससे पानी ठंडा रहेगा। तो बिल्कुल, अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। यानी पशु इस मौसम में आहार कम लेता है, यानी उसकी भूख कम हो जाती है, वाटर इनटेक यानी पानी पीना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन हमें इसी में ही तालमेल बनाकर रखना है, क्योंकि हमें पशुओं की उत्पादकता को भी सुनिश्चित करना है। जो पशुपालन मांस के लिए, अंडों के लिए करते हैं, वहाँ पर वृद्धि दर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह का आहार हो, इस पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा दूसरा विषय है उस पर हम जाते हैं, यानी शूकर पालन। तो इसके लिए डॉक्टर सुनील से संपर्क करते हैं। डॉक्टर सुनील, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर, शूकर पालन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पिंक रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। और शूकर पालन एक ऐसा एक तरीके से कहें पशुपालन है जिसमें लागत कम है, आहार पर उतना खर्चा नहीं होता है, लेकिन मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है। और ये ऐसा पशु है जिसकी वृद्धि दर बहुत अच्छी मानी जाती है। तो कितना फ़ायदेमंद है हमारे पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए शूकर पालन एक व्यावसायिक तौर पर? अगर हम इस पूरे मॉडल को समझें तो इसे कैसे समझा जाएगा? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि जो शूकर पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु व्यवसाय है।
आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक किसान अपनी 2 से 3 गुना वृद्धि आय में इस व्यवसाय से कर सकता है। वो ऐसे कर सकता है क्योंकि इसकी एक तो वृद्धि दर बहुत ज्यादा है, एक साथ में 10 से 12 बच्चे दे देता है, और जो इनकी गाभिन होने की एज है मादाओं की 6 महीने है, तो और दूसरे पशुओं की तुलना में बड़ी जल्दी गाभिन हो जाते हैं। फिर इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो भी छोटा है दूसरे पशुओं का। सबसे खास बात क्या है कि इनकी जो दाने को मीट में कन्वर्ट करने की जो दक्षता है पोल्ट्री और मछली के बाद सबसे उत्तम है। जी जी। और इनसे जो मीट बनता है कम से कम, जैसे मान लीजिए 100 किलो का सूकर है तो 55 किलो की जो ड्रेसिंग परसेंटेज है वो बहुत अच्छी मानी जाती है दूसरों के मुकाबले में। जी जी। और सबसे खास बात क्या है कि ये किसानों के लिए एक एटीएम का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा 10 से 12 बच्चे दिए, अगर एक बच्चा 5,000 रुपए का है तो उसको क्विक रिटर्न मिल जाता है। और जो डेबिट फीड है, लो कॉस्ट फीड है, उन पे भी अच्छी तरह से अपना मीट बना लेता है। जी जी। इसके कारण ये एक बहुत ही पसंदीदा पशुपालन व्यवसाय बन गया है। जी जी जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत ही लाभकारी है, और जैसा कि हमने कार्यक्रम में शुरुआत में कहा कि इसमें लागत कम है, आहार प्रबंधन में भी उतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, और वृद्धि दर बहुत अच्छी है इस पशु की। इसीलिए जो किसान इसे व्यावसायिक तौर पर अपना रहे हैं उन्हें मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नस्लों का चुनाव आपको सही तरीके से करना है, नर और मादा का अनुपात क्या हो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। उस पर हम और विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। देश में काफी संख्या में लोग शूकर पालन के काम से जुड़े हैं। दरअसल शूकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पैसे लगाकर भी शुरू किया जा सकता है। शूकर को मांस के लिए पाला जाता है। शूकर पालने का फायदा ये है कि एक तो मादा शूकर एक ही बार में 5 से 14 बच्चे देने की क्षमता रखती है, साथ ही इनसे मांस भी ज्यादा मिलता है। दूसरा, शूकर में दूसरे पशुओं की तुलना में साधारण आहार को मांस में बदलने की काफी ज्यादा क्षमता होती है, जिस कारण रोजगार की दृष्टि से ये पशु फायदेमंद साबित होता है। शूकर पालन कोई भी कर सकता है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग भी बाजार में अधिक रहती है। शूकर पालन के लिए घर बनाते समय सर्दी, गर्मी, बरसात, नमी और सूखे से बचाव का ध्यान रखना जरूरी है। शूकरों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शूकर बाड़े में घूम फिर सकें। बाड़े में कुछ छायादार पेड़ होने चाहिए, जिससे ज्यादा गर्मी के मौसम में शूकर पेड़ों की छाया में आराम कर सके। शूकरों के घर की छत ढलवा होनी चाहिए और घर में रोशनी व पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शूकर में कई तरह के रोग लगने की आशंका भी रहती है। शूकर ज्वर शूकरों का संक्रामक रोग है। इस बीमारी में तेज बुखार आता है और शूकर खाना छोड़ देता है। आंखों में कीचड़ आने लगता है। इससे बचाव के लिए टीके भी लगाए जाते हैं। इसका पहला टीका 6 महीने की उम्र में और इसके बाद हर साल एक बार टीका लगवाने से इस रोग से शूकर को बचाया जा सकता है। इसके अलावा खुरपका, मुंहपका, चेचक, निमोनिया, शूकर प्लेग और ब्रूसेलोसिस भी शूकर में होने वाले रोग हैं। तो बिल्कुल, अभी आपने शूकर पालन पर ये रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी। लेकिन अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, कोई व्यवहारिक समस्या आपको शूकर पालन में आ रही है, तो हमें फ़ोन करें। हमारे साथ एक्सपर्ट है, और साथ ही साथ जो हमारा पहला विषय है यानी गर्मियों में पशु प्रबंधन, उस पर भी हम अब विस्तार से बात करते हैं। और आपके कॉल्स, आपके ईमेल्स और आपके व्हाट्सएप सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। सर, अब शुरुआत करते हैं गर्मियों में पशुपालन से जुड़े हुए प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले मुझे लगता है आवाज़ से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हम सर्दियों में उसको काफ़ी बंद रखते हैं कि ठंड ना घुसे, और गर्मियों में हमें हवादार बनाने की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो आवाज़ किस तरीके का, अब जब लू जैसी स्थिति बन गई तब क्या करना चाहिए? जी देखिए, जिस प्रकार से जाड़े के मौसम में हमें कुछ बदलाव करने होते हैं पशु प्रबंध में, उसी प्रकार से हमें गर्मी के मौसम में भी कुछ बदलाव करने होते हैं। तो मौसम के अनुसार ही बदलाव करने चाहिए। जैसे कि अब ये गर्मी का मौसम है, तो इस समय पशुओं को गर्मी की वजह से तनाव होता है मुख्यतः। जी जी। तो पशुशाला हमारी जो है वो खुली एवं हवादार होनी चाहिए, और उसमें खिड़कियां और दरवाज़ों की संख्या पर्याप्त
संख्या में और पर्याप्त स्थान पे होना चाहिए, जिससे कि पशुशाला के अंदर की जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर निकलती रहें और बाहर की ताज़ी हवाएं जो है वो अंदर प्रवेश करती रहें, जिससे कि पशुशाला में वातावरण ठंडा बना रहे और पशु तनाव में ना आए। तो ये एक बिंदु है। दूसरा, इस मौसम में हमें ये ध्यान रखना है कि जो पशु हैं वो दिन के समय में बहुत अधिक धूप हो जाती है, तो पशुशाला में कोई स्थान ऐसा अगर है कि जहाँ पे पशुशाला में धूप आ रही है तो वहाँ पे आप कोई बोरा या कोई टाट वगैरह लगा दें, जिससे कि डायरेक्ट धूप पशुओं के ऊपर ना पड़े जी। और तीसरी चीज़ ये कि इस मौसम में दिन में तो बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, तो जिस कारण पशु जो है वो दिन में ज़्यादा चारा नहीं खाता है, जुगाली नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसको जो दिन के ठंडे मौसम होते हैं, दिन के ठंडे समय होते हैं, जैसे कि सुबह का समय या शाम का समय, तो उस समय ही उनको बाहर निकालें, धूप में बाहर ना निकालें, और उसी समय कोशिश करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा चारा उनको दें, जिससे कि वो अपनी खुराक पूरी कर सकें। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने बताई कि जो आहार है वो किस तरीके से देना है, आहार में और क्या क्या दिया जा सकता है, इस पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ ही जो हमारा एक और विषय है यानी शूकर पालन, इसकी शुरुआत किस तरीके से करें, अच्छी नस्लें कौन कौन सी हैं, जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत ही कम खर्चे के साथ, कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है, तो इसके बारे में और हम विस्तार से बात करेंगे सुनील जी से। और साथ ही गर्मियों में पशु का प्रबंधन कैसा हो, इससे जुड़े हुए आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में पशु प्रबंधन की और साथ ही शूकर पालन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से और सुरेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनसे हम बात करते हैं। सुरेश जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है आपका। हेलो, राम राम जी। जी राम राम। मैडम ऐसा है, एक कटिया है 1.5 से पौने 2 साल की। अच्छा ठीक है। उसने कल खाना खाया, पानी पिया, उसके बाद उसको दांत सी आने लगी। क्या आने लगी? दांत, खांसी टाइप। अच्छा खांसी, ठीक है। ना तो उन्होंने पानी पिया, ना खाना खा रही है, ना उगाड़ रही है। ठीक है बिल्कुल, हमने आपका सवाल समझ लिया। सर क्या वजह हो सकती है, क्या ये हीट स्ट्रेस है? जी देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं, पहले खाना खाया, पानी पिया, उसके बाद में अब उसको खांसी आ रही है। तो ये मौसम में क्या होता है, कई बार ठंडा गर्म होने की वजह से बॉडी का संतुलन हमारा बिगड़ता है। तो अगर ठंडा पानी बहुत ज़्यादा, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म धूप में उसको पिला दिया होगा तो वो भी एक कारण हो सकता है। अगर खांसी आ रही है तो उसमें बॉडी का हो सकता है टेम्परेचर भी उसका बढ़ गया हो, बुखार भी हो, या हो सकता है उसमें कोई इन्फेक्शन भी हुआ हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस मौसम में बहुत सारे इन्फेक्शन भी होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो उसको देखिए, अगर मान लीजिए उसमें खांसी और बुखार और ये स्थिति उसमें बनी रहती है तो आपको अपने किसी पशु चिकित्सक को बुला के एक बार उसको चेक कराना होगा। अगर उसमें बुखार है तो उसके अनुसार ही उसमें दवाएं दी जाएंगी, टेम्परेचर उतारने के लिए दवाएं दी जाएंगी, एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी एलर्जिक, ये सब दवाएं उसमें चलती हैं, जो कि इस प्रकार से नहीं देना चाहिए। तो आप एक आध दिन उसमें देखिए, अगर नेचुरल रूप से वो सही होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उसमें आप डॉक्टर को बुला के उसको दिखाइए। जी जी। एक कॉलर है, विपिन है सागर से, मध्य प्रदेश के सागर से इन्होंने हमें कॉल किया है। विपिन जी बताएं क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार जी मैम। नमस्कार विपिन जी। मैम मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये था कि भैंस को निमोनिया हुआ था 15-20 दिन पहले। ठीक है। तो ठीक तो
ठीक हो गई है, लेकिन मैम पानी कम पी रही है, तो इसका क्या कारण है? और अभी भी क्या ठीक नहीं हुई है या फिर और इलाज कराना चाहिए? क्योंकि खा तो रही है लेकिन पानी कम पीती है, तो इसका क्या कारण है? और दूसरा सवाल में था कि गर्मियों में देखा जाता है कि पशुओं को ऊपरी परजीवी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, गर्मियों में विशेष तौर पर होती है, तो इसका क्या ध्यान रखें? ठीक है, पहला सवाल है आपको कि भैंस को निमोनिया हुआ था, अब उसके ऊपर असर, सर क्या कहेंगे? देखिए, निमोनिया क्या है, ये फेफड़ों से जुड़ी हुई एक बीमारी है। इसमें फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, तो उसकी वजह से उसी को निमोनिया कहते हैं। फेफड़ों में पानी भी हो जाता है, बुखार रहता है लंबे समय तक। जैसा कि ये बता रहे हैं, अब निमोनिया तो ठीक हो गया है, लेकिन पशु पानी कम पी रहा है। तो कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन जब बॉडी में होते हैं कई प्रकार के, तो उसके बाद में उसको नॉर्मल होने में, नॉर्मल जो हेल्थ स्टेटस है उसको रिकवर करने में कुछ समय लगता है। और कई बार देखा गया है कि उसमें कुछ समय तक भूख भी पशु की कम हो जाती है और कई बार प्यास भी कम हो जाती है। तो आप उसको जो नॉर्मल पानी है, ताज़ा पानी उसको देते रहिए जितना भी वो पी रहा है, और चारा उसको देते रहिए और साफ स्वच्छ वातावरण में रखिए, और 2-4 दिन में पशु आपका धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और गर्मी से थोड़ा सा उसको बचाइए। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल सर इनका था कि जो ऊपरी परजीवी होते हैं वो बढ़ जाते हैं गर्मियों में, तो क्या ये सही है, ऐसा होता है? और होता है तो क्या करें? जी, ये बात सही है। इस मौसम में, गर्म मौसम होता है, तो इसमें कई बार बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स, जिनको वाह परजीवी भी कहते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मक्खी, मच्छर, टिक्स, लाइस, माइस, फ्लाइस, फ्लीज, ये सारे वाह परजीवी हैं जो कि पशुओं में अक्सर देखने को मिलते हैं। अच्छा। तो इसके लिए क्या है, बाजार में कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। आप अपने चिकित्सक की सलाह से, डेल्टामेथ्रिन एक दवा आती है जो कि 2 से 3 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल के पशु की बॉडी पे लगाते हैं और उससे वह परजीवी मर जाते हैं। साइपरमेथ्रिन आती है, उसका भी 1 से 2% का घोल बना के बॉडी पे लगाया जाता है, उससे मर जाते हैं। और जो पशुशाला है उसके आसपास में जो गंदे क्षेत्र हों उनकी सफाई कर दें और वहाँ पे भी इस दवा का छिड़काव कर दें, जिससे कि वहाँ पे भी परजीवी मर जाएं। ठीक है सर। और सर ये तो मुझे लगता है कि डिवॉर्मिंग ने टाइम से, इसके अलावा डिवॉर्मिंग भी करते रहना चाहिए, है ना? अंदर के जो पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, इंटरनल पैरासाइट, उनके लिए भी इस मौसम में पशुओं को 3 से 4 महीने में एक बार खुराक दे देनी चाहिए। तो जैसा कि अल्बेंडाजोल वगैरह है दवा, एक व्यस्क पशु है बड़ा पूरा, उसको 3 ग्राम की एक गोली जनरली दी जाती है, तो उसकी एक खुराक भी दे सकते हैं अपने पशु को। ठीक है। नंद स्वरूप मिश्रा हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या जी जी मैं जानना चाहता हूँ कि जो सुगर पालन किया जाता है तो आबादी से कितनी दूरी पे हमें पालन करना चाहिए? दूसरी जो स्वाइन फ्लू जो बीमारी पैदा होती है, जो मनुष्यों के लिए भी घातक होती है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुगर हमारे कितने दिन के हो जाए, कितने पेट के, इसके बाद अगर हम चारा खिलाएंगे तो हमारा बेकार हो जाएगा, तो उतने से हमें देर से देना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए? ये वाला सवाल एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या कहा था आपने अभी? दूसरा ये सवाल जो आपने कहा क्या था? ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुगर को कितने दिन रखना चाहिए जिससे ज्यादा पानी से, इसके बाद अगर उसको हम ज्यादा दिन रखते हैं और उसका मांस नहीं बढ़ता तो ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कितने दिन तक उससे ग्रोथ कितने दिनों तक में हो जाती है उसकी पूरी, है ना? ठीक है। तो सुनील जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं हमारे, ये रेगुलर कॉलर हैं और काफ़ी जागरूक कॉलर हैं। इनके 3 सवाल हैं। एक तो शुकर पालन के बारे में ये जानना चाहते हैं, दूसरा कि कैसे क्षेत्र में शुकर पालन करना चाहिए, क्या आबादी वाले क्षेत्र में ही आप बाड़ा बना सकते हैं या थोड़ी दूरी पर होना चाहिए, और दूसरा सवाल है कि स्वाइन फ्लू की समस्या जो हो जाती है उसके लिए क्या सावधानी बरतें, और तीसरा इन्होंने जैसे जानना चाहा है कि ग्रोथ कब तक पूरी हो जाती है। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुनील, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर आप इस पे कुछ बता पाएंगे? हाँ, देखिए, जहाँ तक स्वाइन फ्लू की बात है तो स्वाइन फ्लू का खतरा तो कई बार रहता है और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो इसमें जो सावधानियां हैं उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो आपकी पशुशाला है उसके बाहर एक फुट बाथ बनाएं जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का घोल मिला के उसमें डाल दें, तो जो भी सैनिटाइज हो जाए ताकि जो भी उसमें एंटर करे तो उसमें पैरों को डिप करके एंटर करे, और पशु भी आपके जो है बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाएं तो उसमें डिप करके जाएं। तो इस प्रकार से इससे बचाव रखा जा सकता है। दूसरा, पशुशाला के अंदर जो उसका ग्राउंड है, फ्लोर है, उस पर फिनाइल के पानी से हमेशा रोज़ सफाई करें। गोबर को उसके जो मूत्र है उसको साफ़ करते रहें,
और फिनाइल का जब छिड़काव करते हैं तो उससे जितने भी इस तरीके के बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, तो बीमारी फैलने का खतरा उससे भी कम हो जाता है जी। और चूंकि जो दूसरा प्रश्न था कि दूर होना चाहिए, हाँ मैं समझता हूँ कि पशुशाला जो है खासकर ये सूकर पालन के लिए ये आबादी से थोड़ी दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी बदबू भी कई बार आती है और उसकी समस्या को भी ध्यान में रखते हुए दूसरा, आप जिस एरिया में पाल रहे हैं वहाँ पे जो गाँव का क्षेत्र है या नगर पालिका का क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने क्या नॉर्म्स अपने बनाए हुए हैं, तो उनसे भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कितनी दूरी पे आपको पालना है। अच्छा, इनका और एक जो तीसरा सवाल था वो कि कितने समय तक उसे आहार देना चाहिए, मतलब उसकी फुल ग्रोथ कब तक हो जाती है? देखिए, जहाँ तक ग्रोथ का प्रश्न है ये कई बार अलग अलग उसमें भी इनकी नस्लों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जिस क्षेत्र में पाल रहे हैं वहाँ पे आपके पास में एक कृषि विज्ञान केंद्र होगा, उसमें आप मिलकर के संपर्क करें कौन सी नस्ल पाल रहे हैं उसके हिसाब से। और जनरली देखने में आया कि जो वयस्क होते हैं तब तक उसमें बॉडी की ग्रोथ होती है, तो वयस्क होने तक जो है उनको 6 से 8 महीने या 10 महीने तक उसमें ग्रोथ होती है, तो उसमें आप अच्छी दाना देंगे तो उससे जो ग्रोथ मिलेगी आपको भरपूर। जी सर, एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया, ये भी हम जल्दी से ले लेते हैं। और हमारे दर्शक हैं ये राम निवास धाकर जी हैं, इन्होंने कोटा राजस्थान से हमें ये व्हाट्सएप सवाल भेजा है और ये कहते हैं गाय और भैंस को चारे के साथ और क्या पौष्टिक आहार दे सकते हैं जिससे कि वो इस गर्मी को सहन कर सके, मतलब ऐसे कोई आहार होते हैं जिससे वाटर इनटेक बढ़े एक तरीके से और गर्मी को मारे। गर्मी के मौसम में देखिए आहार में क्या है, ये गर्मी का मौसम है तो सबसे पहला तो ये है कि इसमें हम जो भी खिला रहे हैं, जैसे पहली चीज़ है पानी पे ध्यान देना है कि पानी टैंक का गर्म पानी है, दिन भर का वो पानी आपने पशु को दे दिया तो उससे उसके बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो गर्म पानी ना हो, ताज़ा ठंडा पानी पशु को पिलाएं। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, पशु को इस मौसम में हरा चारा दें, और हरा चारा एक वयस्क पशु को 20 से 30 किलोग्राम हरा चारा दिया जाता है। दूसरा, सूखा चारा भी पशुओं का डाइजेशन प्रॉपर बना रहे उसके लिए सूखा चारा भी देने की आवश्यकता होती है, तो एक वयस्क पशु को करीब गाय या भैंस को 10 किलो तक सूखा चारा दें। तीसरी चीज़, अगर आपका पशु दुधारू है तो दुधारू पशु में उसमें दूध भी उत्पादन हो रहा होता है, तो उसको कुछ संतुलित दाने की भी आवश्यकता होती है। संतुलित दाना में आप जैसे कोई अनाज लीजिए 30% उसमें चने का छिलका या दालों की टूटन ले लीजिए, और 30% उसमें आप कोई मिलाइए, जैसे केक होते हैं सरसों का केक, खली जो बोलते हैं, तो वो मिलाइए 30%। उसके अलावा उसमें 5% आप उसमें गुड़ मिलाइए, 2% कैल्शियम का उसमें आप पाउडर मिलाइए, 2% मिनरल मिक्सचर मिलाइए और 1% उसमें आप आयोडीन नमक मिला के, ये इस प्रकार से एक पूरा संतुलित दाना तैयार कीजिए और प्रत्येक 2.5 से 3 किलो दूध पे इसका 1 किलो पशु को दीजिए सूखे चारे में मिला के सुबह और शाम। जी सर, एक हमारे कॉलर हैं और कुछ और बताना चाह रहे हैं? नहीं मैम, हो गया। ठीक है, हुकुम सिंह जी हैं, हुकुम सिंह राजपूत, जिन्होंने हमें झांसी से कॉल किया है। हुकुम जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हुकुम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, आहार पर तो हमारे दर्शकों ने काफ़ी सारे सवाल उठा लिए हैं, मतलब कई सारे सवाल उन्होंने किए थे। आगे आप सर आहार के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि हरा चारा कितना होना चाहिए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि बहुत वाटर होता है उसमें। जहाँ तक मेरी जानकारी 80 से 90% तक हरे चारे में पानी ही होता है, तो हरा चारा और सूखा चारा ये किस तरीके से उनका आहार बनाना चाहिए? हाँ देखिए, जैसे गर्मी का मौसम है तो हरे चारे का इस समय बहुत महत्व है, क्योंकि बॉडी को पानी की बहुत आवश्यकता होती है और हरे चारे में बहुत अधिक मात्रा पानी की होती है। तो आपके क्षेत्र में किसान भाइयों, जहाँ पे जो भी आप हैं, जो भी हरा चारा इस मौसम में अवेलेबल होता है, आप जो भी चारा देते हैं वो चारा उसको दे सकते हैं। और जो एक पूरी वयस्क गाय या भैंस होती है उसे जनरली 20 से 30 किलोग्राम तक हरा चारा एक दिन में देना चाहिए। और उसके साथ में सूखे चारे की भी, जैसे अभी मैंने बताया, उसकी भी आवश्यकता होती है। तो सूखा चारा जनरली क्या है, उसको पानी में भिगो के रख दें। सूखे चारे में जैसे गेहूं का भूसा होता है वो जनरली दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के भूसे हैं, क्षेत्रों के हिसाब से मिलते हैं, बट लेकिन गेहूं का भूसा जनरली ज़्यादातर पाया जाता है। तो उसको पानी में डिप करके रख दें और वो पानी में थोड़ा सा पानी को सोख लेता है, फूल जाता है, तो उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट भी हो जाता है और वो नम भी हो जाता है, उससे पशु को खाने में और स्वाद भी आता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था संतुलित दाना, तो वो संतुलित दाना उसके साथ मिला के दें। और संतुलित दाना जो है, दाना क्या कम कर देना चाहिए? जैसे गर्मियों का मौसम होता है, दाने की अगर क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पशु आपका लग रहा है थोड़ा सा हीट मान रहा है, तनाव ज़्यादा आ रहा है,
तो थोड़ी सी मात्रा कम कर सकते हैं उसकी, वरना आमतौर पे प्रत्येक 2.5 से 3 लीटर दूध पे 1 किलो दाने की मात्रा दी जाती है जी। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये कर सकते हैं आप, जैसे सरसों की खली है तो वो कंपैरेटिवली थोड़ी ठंडी मानी जाती है, मूंगफली की खली या तिल की खली लेंगे वो थोड़ी सी गर्म मानी जाती है, तो इस मौसम में उसको ना लें, सरसों की खली यूज कर लें। सर, अब जैसे हमने आहार पर काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या गर्मियों में किसी तरह की बीमारियाँ आने की ज़्यादा आशंका रहती है, और ये बीमारियाँ कौन कौन सी है, साथ ही इनका इलाज किस तरीके से किया जाए ये भी हमें बताएं, और टीकाकरण के बारे में बताएं, क्योंकि कई बार हमारे किसानों को लगता है कि पशु पहले इतना स्ट्रेस में है और अगर हम टीके लगवा देंगे तो वो और स्ट्रेस में आ जाएगा उसकी, और वो और उलझन में हो जाएगा, तो ये कितना सही है, क्या सही सोचते हैं किसान? चलिए पहले बात शुरू करते हैं गर्मियों में बीमारियों से। देखिए इस मौसम में जैसा कि एक सबसे पहली बीमारी जो मानी जाती है वो हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक में क्या है, पशु को गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक हो जाएगा, तो उसका बॉडी टेम्परेचर होता क्या है सर, थोड़ा ये बताएं। हीट स्ट्रोक जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसमें धूप में आप पशु को लेकर के चले गए, या उसमें पशुशाला में पंखों की व्यवस्था नहीं है, या उसमें हवा पूरी पास नहीं हो रही है, तो उस वजह से पशु के ऊपर गर्मी का असर हो जाता है, उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसमें बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है और पशु का दूध उत्पादन भी घट जाएगा, पशु चारा खाना बंद कर देगा, तो उसको डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज कराएं। अगर कई सारे बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक की कंडीशन में पशुओं की डेथ भी हो जाती है। जी जी बिल्कुल, तो ये मतलब ये एक तरह से घातक हम कहें, ये हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस जो कि डायरेक्टली ये ऐसी बीमारी है जो कि डायरेक्टली गर्मी से एकदम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि आप गर्मियों के दौरान अपने पशुओं का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप व्यावसायिक तौर पर पशुपालन कर रहे हैं और यहाँ पर एक पशु का नुकसान होना भी आपके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, यानी गर्मियों के मौसम में जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है, कई हमारे देश के क्षेत्रों में पारा 40 पार 42, 43, 44 तक पहुंच रहा है और हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस से हमारे पशु परेशान हैं। तो ऐसे में कैसे करें प्रबंधन कि हमारे पशु स्वस्थ रहें और किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो पशुपालकों के साथ, उनके पशु पर किसी तरह का खतरा ना मंडराए, वो स्वस्थ रहे। इसीलिए हम आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। सर, जैसा कि हमने अभी बीमारियों पर भी चर्चा करी, मैं वैक्सीनेशन पर भी आना चाहूँगी। कई बार बचते हैं हमारे जो पशुपालक हैं वैक्सीनेशन कराने को लेकर, तो ये कितना उचित रहता है? देखिए, मैं सभी जितने भी पशुपालक कहते गर्मियों में और परेशान होगा पशु और जितने भी पूरे देश में हमारे पशुपालक इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनको मैं सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं रोज़ अपने हॉस्पिटल में। जब मैं बैठता हूं देखता हूं कि बहुत सारे हमारे पशुपालक ये सोचते हैं कि उनका पशु स्वस्थ है तो उनको टीका लगवाने की क्या ज़रूरत है, और कई बार इस लापरवाही की वजह से प्रॉब्लम होती है और बाद में बीमारी आती है। दरअसल जो टीका लगाया जाता है, वैक्सीन जो लगाई जाती है, वो स्वस्थ पशु को ही लगाई जाती है, जिससे कि बीमारी के आने से पहले उसमें टीका हम लगा दें तो उसके शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो तैयार हो जाए। जब बीमारी उसमें आए तो उस बीमारी को पशु रोक सके। तो इसीलिए इसको हमेशा स्वस्थ पशु में ही दिया जाता है, बीमारी आने से पहले ही दिया जाता है।
अब रह गई बात इस गर्मी के मौसम में कौन कौन से टीके लगाने चाहिए। देखिए, इस मौसम में हेमरेजिक सेप्टिसीमिया एक बीमारी होती है जिसको गलघोटू बोलते हैं, एक ब्लैक क्वार्टर होती है जिसको लंगड़ी बुखार भी बोलते हैं हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में, और एंथ्रेक्स होती है। तो इन बीमारियों के टीके 6 महीने की उम्र पे गाय भैंस और जो आपके हैं पशुधन उसमें लगा देना चाहिए 6 महीने की उम्र पे। उसके बाद में प्रत्येक वर्ष उनको एनुअली रिपीट किया जाता है, हर साल उसको रिपीट किया जाता है, जिससे कि उनके शरीर में उसके अगेंस्ट में जो एक एंटीबॉडीज़ का लेवल है, जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे और पशु बीमारी से बचा रहे। जी जी, ठीक है। इसके अलावा इस मौसम में एक ब्रुसेलोसिस भी बीमारी होती है जो कि जिसमें गर्भपात हो जाता है, तो उसके जो फीमेल काफ्स होते हैं यानी जो बछिया और कटिया होती हैं 4 से 8 महीने की, उसमें ये टीका लगाया जाता है और ये पूरे जीवन में बस एक बार दिया जाता है 4 से 8 महीने की उम्र पे। ठीक है सर। कल्पना है एक दर्शक रायपुर छत्तीसगढ़ से, आइए हम उनका भी सवाल ले लेते हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। कल्पना जी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या है, हमारी गाय के जो है बच्चा दिए हुए 9-10 महीने होने आ रहे हैं। ठीक है। अभी तक वो हीट में नहीं आई है। बच्चा हीट में। और एक दूसरा सवाल एक ये है कि एक गाय है, हमने उसका मई में करवाया था बच्चे के लिए है, और 1 साल करीब होने आ रहा है, उसका बच्चा नहीं हुआ है अभी तक, और डॉक्टर साहब से चेक करवाया तो वो कह रहे हैं कि हाँ गाभिन तो है। सर क्या कहेंगे? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि 8-9 महीने हो गए अभी तक गाय आपकी हीट में नहीं आई है, तो जनरली उसको अभी तक हीट में आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप उससे दूध का उत्पादन ले रही हैं तो दूध उसमें से शरीर में से रोज़ निकल रहा है, तो जब एनिमल कई बार कमज़ोर हो जाता है या स्ट्रेस की सिचुएशन में होता है तो वो कई बार उसमें हीट में नहीं आता है, या उसके अंदर पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से भी वो हीट में नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उसको एक पेट के कीड़ों के लिए इनको जो अल्बेंडाजोल 3 ग्राम का एक उसको बोलस देना चाहिए, और उसके बाद में कई बार बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, उसकी कमी से भी होता है। तो मिनरल मिक्सचर ले लीजिए और 50-50 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसको रोज़ खिलाइए और उसको अच्छी खुराक दीजिए। जैसा कि संतुलित आहार मैंने प्रोग्राम के शुरुआती पार्ट में बताया था, संतुलित आहार उसको 2-3 लीटर दूध पे 1 किलो दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़े दिन में ही आपका पशु हीट में आ जाए। जी बिल्कुल अल्पना जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान होगा। और एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है सर, ये कांति जी हैं जिन्होंने यूपी से हमें सवाल भेजा है, ये उत्तर प्रदेश से। ये कह रहे हैं कि हमारी गाय को बीमार हो गई है, उसके बचाव के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? बीमार होने के पीछे जो कारण है उन्हें लगता है कि ये गर्मी ही इसके पीछे कारण है। बीमारी क्या हुई है, किस तरीके के सिम्टम्स है, ये इन्होंने नहीं लिखे हैं, लेकिन इनको लगता है कि गर्मी हो गई है। हाँ, बीमारी मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक इनकी बात को, तो वो हीट स्ट्रोक हुआ है पशु को। बीमारी जनरली आमतौर पे गाँव के लोग कहते हैं पशु ने अगर चारा खाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, तो उसको मानते हैं पशु हमारा बीमार है। संभवतः उसमें हीट स्ट्रोक हो गया है क्योंकि इस समय बहुत गर्म हवाएं चल रही हैं। आप पशु को थोड़े ठंडे वातावरण में रखिए, हीट से बचाइए और ताज़े पानी से दिन में 2-3 बार उसको नहलाइए, तो उसकी हीट स्ट्रोक थोड़ी कम होगी, पशु आपका खाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। अगर उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिए। हुकुम सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से, पहले उनसे बात नहीं हो पाई थी, झांसी से हमारे दर्शक हैं। हुकुम जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैडम जी। नमस्कार हुकुम जी। नमस्कार मैडम जी, हमारे यहाँ ये समस्याएं आ रही हैं। हाँ बताएं। हमारे यहाँ जो किल्ली होती है, जो भैंस जानवरों को लगती है, किल्ली, सुरुंगा और जुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मैडम से हमको, और बहुत सी दवाई दे रही है लेकिन वो फिर बार बार आ जाती है। जी सर, क्या वजह हो सकती है? देखिए, किल्ली जो ये एक्टोपैरासाइट्स को बोल रहे हैं, जो एक्टोपैरासाइट्स एनिमल के बॉडी पे, जिस पे हमने पहले ही बात की थोड़ी सी। इसके लिए डेल्टामेथ्रिन दवाएं आती है, साइपरमेथ्रिन दवाएं आती है। डेल्टामेथ्रिन 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में घोल के उसको बॉडी पे उसके लगाएंगे, सारी किल्ली मर जाएंगी। इसके अलावा बार बार आ जाती हैं तो होता क्या है, वो पशु के शरीर पे से उतर के पशुशाला में जो दूसरी जगहें होती हैं जहाँ पे दीवारों के बीच में गैप होता है या पशुशाला के फर्श में कहीं दरारें होती हैं, उसमें वो छुप जाते हैं और जब दवा का असर खत्म होता है वो फिर दोबारा से पशु के शरीर पे चढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप जब पशु के शरीर पे दवा लगाएं तो जो बाकी स्थान है उसमें भी थोड़ी स्प्रे कर दें, जिससे कि वो वहाँ पे भी मर जाएं और दोबारा से पशु के शरीर पे ना चढ़ सके। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, जब आप पशुशाला के फर्श पे और दीवारों में अगर दवा छिड़क रहे हैं तो पशु को उस समय थोड़ा सा वहाँ से हटा के बांधें। कई बार पशु के ऊपर भी उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी हानि हो सकती है। तो
इस सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी जी, ठीक है सर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि हाँ, हम लगातार बात कर रहे हैं कि गर्मियों का प्रभाव किस किस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर हमने आवाज़ की बात की, आहार की बात की, बीमारियों पर भी हमने चर्चा कर ली, लेकिन जैसा कि दर्शकों का कॉल भी आ रहा है, सवाल भी आ रहा है कि पशु बीमार हो रहा है, तो हम कैसे समझें कि जो हमारा पशु है अगर उसने खाना छोड़ दिया है या फिर वो सुस्त हो गया है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं मुख्य रूप से कि वो गर्मी की वजह से वो प्रभावित हो रहा है? मुख्य सिम्टम्स क्या हैं जिन्हें हम रेड फ्लैग्स मानकर चलें? देखिए, गर्मी का अगर सिम्टम्स आप जानना चाहते हैं तो अगर हीट स्ट्रोक हुआ है तो पशु के सबसे पहला तो सिम्टम किसी भी बीमारी में ये होता है, पशु चारा खाना बंद कर देता है, पानी भी पीना कम कर देगा। लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए हीट स्ट्रोक की तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर पशु का बहुत बढ़ जाएगा, छूने में पशु आपको गर्म लगेगा और बहुत तेज़ी से वो सांस लेगा, है ना, क्योंकि जिससे कि वो अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करना चाहता है, इसलिए तेज़ी से सांस लेता है। तो सांस तेज़ चलेगी, तापमान उसका बहुत अधिक बढ़ जाएगा, चारा खाना बंद कर देगा। ये लक्षण है जिनसे पता चलता है कि पशु हीट स्ट्रोक में आ गया है। उसके अलावा जो एक स्वस्थ पशु होता है उसकी जो मजल होती है, नाक का जो आगे का ब्लैक पोर्शन होता है, वहाँ पे थोड़े थोड़े पानी की बूंदें हमेशा देखने को मिलती हैं। किसान भाई समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जब हीट स्ट्रोक में होगा तो वो हिस्सा भी उसका जो वो सूख जाता है, बिल्कुल देखने में ड्राई महसूस होता है। जी जी, तो ये सारी पहचान। सर, एक हमारे पास ये सवाल आया है, अरविंद है दर्शक हमारे मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से इन्होंने में सवाल भेजा है और ये कहते हैं मुझे बकरी पालन करना है, साथ ही कड़कनाथ मुर्गा पालन भी करना चाहते हैं, इसके लिए इन्हें लोन चाहिए, तो सर कुछ बताएं कैसे ये लोन ले सकते हैं? किस किस तरह की योजनाएं? स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं और केंद्र सरकार की भी बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं जिसमें पशुपालन के लिए वो और मुर्गी पालन के लिए बहुत प्रकार के लोन देते हैं और सब्सिडी वाले लोन देते हैं जी। इसके लिए आप अपने जो नज़दीक में एक नाबार्ड का कोई दफ्तर होगा, नाबार्ड एक बैंक है जो कि ये लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, इसके माध्यम से आते हैं, तो उनसे आप संपर्क कीजिए, वो आपको कई सारी योजनाएं बताएंगे। इसके अलावा आपका जो नज़दीक में ब्लॉक ऑफिस होता है वहाँ पे आप संपर्क कीजिए, वहाँ पे भी योजनाओं के बारे में डिटेल मिलती है, तो उनसे जानकारी लेके आपको अपना जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है फिर उससे मिलना होगा। वहाँ से आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनवाना होगा, उस प्रोजेक्ट को आप उससे बनवा के उसको बैंक से पास कराएंगे और फिर उसके बाद आप लोन लेके अपना काम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं कि आप पशुपालन में, चाहे आप मुर्गी पालन करना चाहें, बकरी पालन करना चाहें या बड़ी डेयरी लगाना चाहें, हर तरह से आपको आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब सर, जैसे कि हमने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की और आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर हमारे वो जो दुधारू पशु हैं, जो बड़े पशु हैं, जो दूध के लिए जिनका पशुपालन किया जाता है, उनके दूध की मात्रा ना घटे और पशु स्वस्थ भी रहे, तो विशेष रूप पर जो दूध है वो ना घटे, इसके लिए क्या करना चाहिए गर्मियों में? देखिए, गर्मियों में जैसा कि हीट स्ट्रोक अगर होता है, गर्मी का प्रभाव हो जाता है तो पशु चारा खाना बंद करता है और फिर उस चारा खाना बंद करने की वजह से ही फिर उसके अंदर दूध का उत्पादन भी घटता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि पशु को हीट स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। जैसा कि आवास के प्रबंधन में मैं कुछ चीज़ें बता रहा था, उसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। पशु को दिन में तेज़ धूप के समय बाहर ना निकालें। पशुशाला के पास में अगर छायादार पेड़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस मौसम में उन पेड़ों की छटाई ना करें। पशुशाला के ऊपर अगर छांव रहती है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, अगर पशुशाला की जो छत है वो टीन शेड की आपने बनाई हुई है तो वो बहुत अधिक तपने लगती है, उससे हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। उसके ऊपर आप कोई बोरे या टाट इत्यादि डाल दें और दिन में 2-3 बार उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें जिससे कि छत ऊपर से ठंडी बनी रहे जी। इसके अलावा इस मौसम में रात में थोड़ा ठंडक होती है तो रात में पशुओं को कोशिश करें बाहर खुले में बांधें, खुले बाड़े में बांधें और रात के समय उनको चारा दें। पशु खूब अच्छे से खाता भी है और जुगाली भी करता है और उससे पशु आपका स्वस्थ रहेगा तो दूध का उत्पादन भी बना होता रहेगा। जी 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 बिल्कुल। और इसके साथ ही सर एक चीज़ और हमें बताएं कि ये जो मौसम होता है बहुत गर्म होता है, तपता है बिल्कुल, और ऐसे में जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं यानी जो उनका आवास होता है वहाँ का तापमान भी आपको नियंत्रित रखना है किसी तरीके से, जैसे कि आपने बताया कि छत ज़्यादा गर्म ना हो, अंदर भी फॉगिंग मतलब वाटर से जुड़े हुए जो फॉगिंग एक तरीके से होती है वो कर दें या फिर कूलर लगा दें।
इसके साथ में आपसे ये भी जानना चाहूँगी सर, पशु को नहलाना कितना आवश्यक होता है? खासतौर पर हमने देखा है गाय और भैंस को तो ये एक तरह से रिचुअल बना लेना चाहिए गर्मियों में कि उन्हें नहलाया जाए। तो किस प्रकार से नहलाया जाए, कितने बार नहलाया जाए? देखिए, पशु के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का एक तरीका ये भी है कि ताज़े जो ठंडा पानी आता है नल का, उससे पशु को दिन में 2-3 बार आप नहला सकते हैं। इस मौसम में बहुत अधिक गर्मी है, 2-3 बार पशु को नहलाएं, उससे पशु को कोई हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। और पीने के लिए भी 4 से 5 बार उसको ठंडा पानी देते रहिए। पानी उसको प्रॉपर मिलता रहेगा, पानी से भी बॉडी का तापमान मेंटेन होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और दूसरा, पशुशाला के आसपास में इस मौसम में कूड़ा इत्यादि को इकट्ठा ना होने दें, उसको थोड़ा दूर डालें। पशुशाला के जो फ्लोर है उसकी क्लीनिंग करते रहें, क्योंकि एक्टोपैरासाइट का खतरा भी बहुत अधिक रहता है और वो मक्खियाँ, मच्छर ये सारे पशु के ऊपर चिपटे रहते हैं, टिक्स वगैरह चिपटे रहते हैं। तो उससे भी पशु बहुत अनॉइड होता है और उससे भी दूध का उत्पादन कम होता है पशु का। तो ये भी ज़रूरी चीज़ है इस पे। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारे हमारे पशुपालक जो हैं वो अक्सर गर्मियों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है पशु का दूध घट गया है, पशु बीमार हो रहा है, हीट स्ट्रेस में आ रहा है, स्ट्रोक हो रहा है उससे। तो आज का कार्यक्रम मुझे लगता है देखने के बाद आपको इन समस्याओं का समाधान अवश्य मिल गया होगा। अभी हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो छोटे बच्चे हैं, यानी कटरा कटरी बच्चियाँ जो है वो, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ऐसे में वो भी स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या करना होगा जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं, और अगर अभी तक आपने कॉल नहीं किया, हमें अपने सवाल व्हाट्सएप नहीं किए, ईमेल नहीं किए, तो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। अगर आप पशुपालन से जुड़े हुए तो आज के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो डॉक्टर सुनील, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? हेलो। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी सर, शुकर पालन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, शुकर एक ऐसा पशु, ये गर्मी के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है, और आज का हमारा विषय ये भी है। तो हम जी, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे जो पशुपालक शुकर पालन कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम बात कर रहे थे पहले नस्लों की, आमतौर पर 3 तरह की नस्लें होती हैं, देसी, विदेशी और संकर। देसी जो नस्लें हैं हमारी, वो भारत में 13 तरह की नस्लें हैं जो रजिस्टर की गई हैं, पंजीकृत की गई हैं भारत में। जैसे गुर्रा है, अगोंडा गोवा है, डूम है, निकोबारी है, गुर्रा है, पूर्णिया है। इसके अलावा जो विदेशी नस्लें हैं, जैसे हैम्पशायर, घुंघरू हैम्पशायर है, ड्यूरोक है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है, लार्ज ब्लैक है। और विदेशी और देसी नस्लों के संकर से जो नस्लें बनाई गई हैं, उनका नाम है जैसे रानी है, आशा है, लुम्सन्यांग है, है। और इसके अलावा जैसे अभी आप बात कर रहे थे गर्मी की, तो जो बड़े जानवर हैं, बड़े शुकर हैं, उनको गर्मी ज्यादा लगती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सर्दी ज्यादा लगती है। तो गर्मी से बचाव करने के लिए सबसे पहले उनका ध्यान रखना है कि जो उनका घर ऐसे बनाना चाहिए गर्मी के हिसाब से, और उसको मॉडिफाई करते हैं हम सर्दी के हिसाब से। जो घर की डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए। उसमें अगर हो सके तो जो बैम्बू की फॉल सीलिंग होती है वो लगा के रखें, हवादार होना चाहिए। उनकी जो हाइट है और बाड़ों की जो जगह है वो भारतीय जो मानक हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आमतौर पर जो 10 बाय 10 का एक मान लीजिए बाड़ा है, उसमें एक नर शुकर या एक मादा शुकर रखते हैं।
जो नर के लिए 6.25 टू 7.5 मीटर स्क्वायर के आसपास है, ये कवर्ड क्षेत्र बोलते हैं। इसके अलावा इसे थोड़ा सा ज्यादा ओपन क्षेत्र रखते हैं। और गर्मी के टाइम में खान पान का हमेशा ध्यान रखें, 2 की बजाय 3 बार दाना दें ताकि शुक्र को ज्यादा गर्मी ना लगे, और थोड़ा थोड़ा करके दें। जी सुनील जी, कॉल भी आ गया है। जननायक जी हैं पंजाब से हमारे दर्शक, उनका भी सवाल लेते हैं। जी नायक जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो। भैंस है जी, भैंस ते वो ना 10-15 मिनट ही थोड़ा जिहा पेशाब कर लेंदी है, फिर रुक जाती है, फिर 10-15 मिनट ही थोड़ा जिहा पेशाब करके रुक जाती है। ते डॉक्टर से बुला के टीका भी लगाया सी, तो ठीक नहीं हुआ। सर आप समझ पंजाबी में? हाँ, ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये बोल रहे हैं भैंस मेरी 15-15 मिनट के बाद में पेशाब करती है, थोड़ी देर बाद, एक बार में खुल के पेशाब नहीं करती है। देखिए आपके सवाल से मुझे लगता है कि उसको कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, यानी गुर्दों से रिलेटेड उसको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। कई बार इस प्रकार के इन्फेक्शन में इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती है कि पशु बार बार रुक रुक के पेशाब कर रहा है। तो आप बता रहे हैं आपने टीके लगवाए हैं, लाभ नहीं हुआ, तो कई बार क्या होता है आजकल एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस हो जाती है, यानी कि जो दवा उसमें लगाई जा रही है उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। आप एक बार फिर से पुनः जो आपके पशु चिकित्सक हैं नज़दीक में, आप सरकारी अस्पताल में अपने जाइए, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनसे आप एक बार मिलके संपर्क कीजिए, और इसमें आपकी भैंस को कुछ इंजेक्शन लगेंगे 3 से 5 दिन कम से कम एंटीबायोटिक्स के, और मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उससे आपका ठीक हो जाएगा। जी एक सर सुनील जी आप हैं हमारे साथ? जी सर, एक हमारे दर्शक हैं, ये विशाल है राजस्थान से, और ये जानना चाहते हैं कि शुकरों को लू से बचाने के लिए क्या करें। उसमें खास बात ध्यान रखें कि शुकरों को, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 की बजाय 3 बार दाना दें, और दाने में विटामिन ई, सेलेनियम का पाउडर जो आता है वो मिला के दें। अगर उस पाउडर के साथ एलोवेरा का भी एक प्रिपरेशन मार्केट में मिलती है, वो मिला के दें तो उनको गर्मी से ज्यादातर बचाया जा सकता है। उनको अच्छे से नहलाएं दिन में कम से कम 2 बार, तो इन चीजों से हम उनको गर्मी से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए सर, ये तो बात, क्योंकि आज का विषय है गर्मियों पर हम बात कर रहे हैं, तो कई सवाल भी से जुड़े हुए आ गए, लेकिन शुकर पालन के बारे में जो हम वैसे बात कर रहे थे कि कितने जो हमारे दर्शक जो शुकर पालन करना चाहते हैं, नस्लों के बारे में आपने बताया, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, क्या अनुपात होना चाहिए नर और मादा का, उनका आवाज़ कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको जो भौगोलिक क्षेत्र है देश के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आपको नस्ल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग जैसे हर स्टेट में अलग अलग कुछ ब्रीड रजिस्टर की गई है, तो आपको वो लेनी है। और जो विदेशी नस्लें हैं वो भी अब हमारे हिंदुस्तान में अच्छे से अडेप्ट हो गई हैं। ब्रीड के बाद है आपको जगह के सिलेक्शन करना है। जगह हमेशा पहले ऐसे बनाए कि आपको फार्म हमेशा पहले छोटा समझ के चलना है, उसको फ्यूचर में बढ़ाने की तरफ चलना है। ऐसा नहीं कि एक साथ ही सारी इन्वेस्टमेंट लगा देनी है। तो कम से कम आप 5 से 10 फीमेल रखिए, उनके साथ कम से कम 2 मेल रखिए। आमतौर पर 10 से 15 फीमेल के लिए कम से कम 2 से 3 मेल होने चाहिए। तो इसके बाद जब आप बाड़े बनाएंगे, उसमें अलग अलग तरह के, जैसे कुछ बाड़े छोटे होंगे जो बच्चों के लिए होंगे, जिसको हम स्टार्टर ग्रोथ के लिए जो माताएं हैं उनके लिए जगह अलग अलग होगी, और उनके लिए खान पान का हमेशा ध्यान रखना है। खान पान हमेशा बैलेंस फीड देना है। कुछ लोग आमतौर पर होटल वेस्ट में ध्यान खर्चे के लिए जाते हैं कि कम खर्चा होता है, तो होटल वेस्ट को हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये जो होटल वेस्ट है इससे थोड़ी ग्रोथ कम होती है, खर्चा कम होता है, लेकिन कई बार उससे बीमारियां भी फैल जाती हैं। तो जो सैक्टेड फीड है, जैसे मक्का है, डीओल्ड राइस केक है, खनिज लवण है, मिनरल मिक्सचर है, नमक है, एक प्रॉपर आप रेशियो में अलग अलग कैटेगरी के जानवर को देंगे तो उससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है हेल्थ, प्रॉपर टीकाकरण होना चाहिए, खासकर जैसे FMD है, HS है, क्लासिकल स्वाइन फीवर है, इन 2-3 बीमारियों का तो टीकाकरण होना ही चाहिए। जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको 4 और 14वें दिन पे आयरन का टीका देना है ताकि एनीमिया ना हो। फिर उनके बाद उनको वैक्सीन देना है जो मैंने अभी बताए हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना, और खासकर एक जो आजकल बीमारी चल रही है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इससे बचने का एक ही उपाय है बायोसिक्योरिटी। अपने फार्म के अंदर बायोसिक्योरिटी का बड़ा अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। जी जिसके बारे में हम पहले भी थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर रियाज हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से आपको बायोसिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है ताकि इन्फेक्शन किसी तरीके से आप जो आवाज़ से वहाँ तक ना पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज का जो हमारा विषय था शुकर पालन, उस पर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए।
डॉक्टर रियाज, अब क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है तो मैं अंत में एक हम रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप कि गर्मियों में कैसे करें पशुओं का प्रबंधन, कौन कौन सी बातें हैं। जी। गर्मियों में जैसे विशेषकर हमें 3 बातों पे ध्यान रखना है। उनका आवास में हमें ठंडा आवास रहना चाहिए, उसमें एयर का सर्कुलेशन बना रहना चाहिए। पंखे इत्यादि अगर आप लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं तो उसमें ज़रूर लगाएं, जिससे कि हवा सर्कुलेट होती रहे। डायरेक्ट धूप में पशुओं को लेके ना जाएं और पीने के लिए उनको ठंडा ताज़ा पानी दें। टैंक का गर्म पानी, रखा हुआ पानी उनको ना दें और गंदा पानी उनको ना दें। तीसरी चीज़, चारे में जहाँ तक है उनको हरा चारा भरपूर खिलाएं, सूखा चारा खिलाएं, संतुलित दाना दें, जिससे कि पशु की खुराक बढ़िया रहेगी तो उसके शरीर में इम्यूनिटी पूरी बनी रहेगी। इम्यूनिटी रहेगी तो पशु रोगों से अपने आप को बिल्कुल बचा बिल्कुल। सकता तो ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पशु आपका अगर स्वस्थ रहेगा तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता दुरुस्त रहेगी और बीमारियां उसे नहीं छू पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज आपका भी, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा की, बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और पूरे विषय को बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। अगला हमारा विषय है धान की नर्सरी का प्रबंधन और साथ ही हम बात करेंगे पपीते की खेती पर। इन दोनों विषय से जुड़े अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमें पहले से भी ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारे टोल फ्री नंबर यानी जो डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर है, हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर, वो आप नोट कर लें 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल इस नंबर पर रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब ID है, इसे भी आप सर्च कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक ज़रूर करें। और हेलो किसान के आज के एपिसोड को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाएं और अगर कोई पुराना एपिसोड भी आप देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है। कार्यक्रम को पसंद करें तो लाइक ज़रूर करें। आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक हम तक पहुँचा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।